Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, a study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Sathology यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, और ये सट्टोलॉजी नहीं है, सत्तोलॉजी है. एंड मिथोलॉजी उसका विपरीत होता है, मतलब मिथ्य, झूठ या नकली, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. सो दुनिया में एक ही सत्य है, which is based on Vedic knowledge. So I have very special guest. You all know him. He is our Sanatan economist and also geoeconomics. में expert है बहुत. He is telling us a lot of things which you love him. Let us welcome Dr. Ankit Shah. आपका बुक, नमस्ते। नमस्ते. आपका बुक का लिंक भी मैंने ऐड कर दिया था. You must be seeing that in the last video, and we'll put that in this also. This is one general question by everybody, that US is going to wage a huge war. मतलब पूरी दुनिया में तहलका मचने वाला है. यूएस जो है लड़ते लड़ते जाएगा नीचे. तो इज इट ट्रू, और व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन? तो इसमें ऐसा है, जितना भी हमने हिस्ट्री का हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें हमने देखा है कि जब भी वेस्टर्न कंट्रीज को कोई भी इशू आता है या इज देयर एनी काइंड ऑफ अ मेजर चैलेंज, स्पेशली हमने जब देखा कि इराक में सद्दाम हुसैन डी डॉलराइज करने की ट्राई कर रहे थे, लीबिया या लेबनान, हर जगह जहां भी उनको चैलेंजेस आए तो हमने ये देखा है कि तुरंत फिर कुछ मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो बहाने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हो, या फिर बहाने हो फाइट ऑफ वॉर ऑन टेरर हो, या बोले कि यू नो ये जो भी लीडर्स है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने आए हैं। तो ये हमने लास्ट 50 इयर्स में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पे लास्ट रिसोर्ट यही रहता है। और समझ में आता है कि ये जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उस वो कॉन्फ्लिक्ट जोन का इस्तेमाल करते हुए जो वेस्टर्न कंट्रीज के टैक्स पेयर्स के जो पैसे होते हैं वो राउट करके कंपनीज के पॉकेट्स में जाते हैं, और वही कंपनीज फिर पॉलिटिशियंस को नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन के लिए फंडिंग करती है। तो ये पूरा एक नेक्सस बन चुका है पॉलिटिकल और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। अब जब हम देखते हैं कि जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आगे बढ़ रहा है वेस्ट में, स्पेसिफिक अभी जो न्यूज आ रही है, कनाडा में बोला जा रहा है कि मॉर्गेज का जो एक्सपेंसेस है वो 40% तक बढ़ सकता है। यूके में न्यूज आ रहे हैं 63 बैंक ब्रांचेस विल बी शट डाउन। टोटल 4 बैंक्स के नाम दिए गए हैं, बोल रहे हैं कि 63 बैंक ब्रांचेस बंद होगी। बहाना दे रहे हैं कि यूजर्स जो है अब ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो अब फिजिकल ब्रांचेस की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का पूरा लिस्ट है जो यूएस में वोकिज्म और एलजीबीटीक्यू वाले जो फंडाज हैं उसको बढ़ा रहा है, डिस्पाइट कि वो सारा फ्लॉप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल प्रॉफिट्स और सेल्स। इसके बावजूद मिनेसोटा में हम देख रहे हैं, हर एक आप कोई भी ज्योग्राफी उठा के देख ले वेस्ट की, मिनेसोटा में हम देख रहे हैं कि कैसे इलीगल्स के चिल्ड्रन का स्पॉन्सरिंग हो रहा है उनके एजुकेशन का। फिलाडेल्फिया में तो कॉर्नर्स पे सारे जोम्बी जोम्बी क्राउड्स बन चुके हैं कॉर्नर्स में। और एक के बाद एक हम सैन फ्रांसिस्को देख लो, हर जगह ऐसे लग रहा है कि पूरा एक रेगुलेटेड कोलैप्स स्क्रिप्टेड है। और जो भी ये चल रहा है उसके उसके एंटिसिपेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली दिस कैन लीड टू अ वॉर, या कोई बोल रहा है कोई वर्ल्ड वॉर बोल रहा है, या तो कोई बोल रहा है कि वही जो हॉटस्पॉट्स हैं जैसे ताइवान हो गया, ईरान इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो हो गया, ये सारे बॉइल अप हो सकते हैं जहां पे मे बी यूएस वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। मेरा जो व्यू है वो बहुत ही अलग है। मुझे नहीं लगता कि इस बार यूनाइटेड स्टेट्स कोई बड़ी कंट्री के साथ वॉर करने का कोई सोच रहा है। लेकिन ये बात पक्की है कि यूएस डॉलर को चालू रखने के लिए जितने भी हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए गए थे वर्ल्ड वाइड, जैसे पीओके हो गया, मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्म्स सप्लाई, या यू नो दूसरी तरफ ताइवान वाला जो हॉटस्पॉट है, फिर सऊदी और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में है, ईरान और इजराइल के बीच हॉटस्पॉट है,
रशिया और यूरोप के बीच जो यूक्रेन वाला हॉटस्पॉट था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये पूरा डी डॉलराइजेशन वाला स्क्रिप्टेड प्रोसेस चल रहा है, तो ये जितने भी हॉटस्पॉट्स है अब इनकी जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है इसका मतलब ये होता है कि ये हॉटस्पॉट्स रिवर्स किए किए जाने वाले हैं, जिसका मतलब होता है कि पीओके जो है उसको उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो सॉल्व होगा। बिल्कुल वैसे ताइवान के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो सॉल्व होगा, और यूक्रेन में चल ही रहा है जो सॉल्व होगा। और बिल्कुल वैसे इसराइल को भी जो डीन्यूक्लियराइजेशन करना है ईरान का, तो वो भी सॉल्व होगा। तो क्योंकि जितने हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए गए थे वो यूएस डॉलर को चालू रखने के लिए किए गए थे। अब क्योंकि यूएस डॉलर का ही डी डॉलराइजेशन प्रोसेस चल रहा है, तो अब ये हॉटस्पॉट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जरूरत नहीं है तो वो क्लोज करने के लिए भी वॉर होना है। ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस है कि आने वाले समय में हम ताइवान, पीओके और ईरान इजराइल वाला ये कॉन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं, जो जो मिलिट्री एक्शन में तब्दील हो सकता है। ठीक। अब इसमें कितना यूएस का पार्टिसिपेशन होगा, सप्लाईज होगा या आर्म्स सप्लाईज होगा या कैश सप्लाई होगा, मुझे नहीं लगता बूट्स ऑन ग्राउंड होगा। पर हो भी सकता है, यू नेवर नो। ठीक। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज चाहिए वो टैक्स पेयर्स के पैसे राउट करने के लिए। तो खाली डिफेंस डील से तो काम नहीं होगा, आपको 2-3 रॉकेट्स और ये सब छोड़ने पड़ेंगे। राइट, तो वो एक्सपेंसेस पूरे सब निकलेंगे नेक्स्ट इलेक्शन फंड के लिए जो 2024 में आ रहा है। ठीक है। तो ये हो सकता है, पर बेसिकली ये रैप अप राउंड है। वो जो हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए गए थे डॉलर को चालू रखने के लिए, जहां पे एक बकेट को सैंक्शन करना पड़ता है, दूसरे बकेट को आर्म्स और मनी सप्लाई होता है, वो अब स्टोरी खत्म होने को आई। तो वो खत्म होने में भी कॉन्फ्लिक्ट तो लगेगा, क्योंकि वो रैप अप होगा। तो वो वाले कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल हो सकते हैं। जहां तक यूएस के रोल का सवाल है, जो ग्लोबल पोलिसिंग रोल, जिस पर मैंने ट्वीट भी की थी कि अब वो खत्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि अभी हमने जो हेडलाइंस देखी जहां पे यूएई बोल रहा है कि हम मिडिल ईस्ट के यूएस लेड नेवी अलायंस से निकल चुके हैं, और वॉशिंगटन बोल रहा है यूएई निकला नहीं है। ठीक। तो यूएस ने रिबटल दिया वहां पे, और फिर स्टेटमेंट आ रही है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और ओमान जो है वो अलग से नेवी अलायंस बना रहे हैं। तो बहुत ही क्लियर सा दिखता है, और ये पहला इंस्टेंस नहीं है जहां पे किसी एलाई ने यूएस का इंसल्ट किया हो। जो जो मुझे समझ में आता है कि विजडम यही है कि जो भी फॉर्मर पावर होता है वो रिस्पेक्टफुली एग्जिट करे जहां से भी वो जा रहा है। ठीक। तो मुझे मुझे ये बड़ा सा अचंभा लगता है कि किस तरह से यूएस का कुछ फैक्शन है जो अभी भी उस हेजिमोनी वाली माइंडसेट का उनको जेटलैग हो रखा है, जहां पे वो छोड़ नहीं पा रहे वो पोजीशन, जबकि डिसीजन ले लिया गया है कि आपको जाना है वहां से। तो वही हमने देखा कि कैसे बाइडेन की विजिट वहां पे कैंसिल हुई, पैसिफिक आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये तय बात थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नया ग्लोबल पावर सिलेक्ट हुआ है, उनको वन मैन शो वाला रिसेप्शन मिलना है। ये पहले से तय था। इसके बावजूद बाइडेन वहां पे गेट क्रैश करके जबरदस्ती बुली करके वहां जाना चाह रहे थे, जो नहीं हो पाया। फाइनली उसको कैंसिल हुई वो विजिट। तो जहां जहां से भी ग्लोबल पोलिसिंग रोल रिड्यूस होता जाएगा, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था मेरे हिसाब से कि जो अब नेबर्स हैं यूएस के, वो रॉयली दे विल बी स्क्रूड। राइट। तो मेरा ये मानना है कि कनाडा और मेक्सिको को आगे चलते बहुत प्रॉब्लम्स इंटरनली केओस में होने वाले हैं। ये जो आपने बताया जस्ट नाउ कि ये जो ग्लोबल पॉलिसी रोल खत्म हो रहा है और केवस नेबर्स को आने वाला है, कनाडा और मेक्सिको को। कुछ तो रिपोर्ट्स आए हैं जहां पे बोल रहे हैं कि यूक्रेन में जो वेपन्स जाने चाहिए थे वो मेक्सिको की कार्टेल गैंग्स के पास हाथ में आए हैं। आ गए हैं, जेवलिन मिसाइल्स आई है वो भी, और वो भी बॉर्डर पे आई है, टेक्सास बॉर्डर। हाँ। तो तो इससे मतलब एक तो मुझे पता नहीं कार्टल्स कैसे यूज करेंगे, बट वो पता नहीं मुझे, लेकिन ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि उनके पास कैपेबिलिटी बहुत अच्छी आई है इस बार। सो तो एक बात मुझे बताइए, जब यूएई ने ये जो यूएई ने नेवल अलायंस से निकलने का जो 2-3 साल पहले डिसीजन लिया था, अभी नहीं लिया, 2-3 साल पहले लिया था,
So do you think they knew about the dollar collapse in the future, or they were just wary of US hegemony? क्या देख उसका कारण था? आदित्य जी, सबको पता था कि 2016 से डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जब से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले जब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, तो इरादा यही था कि जो पब्लिक के पास गोल्ड पड़ा है उसको चैनलाइज करके पहले कॉफर्स में लाया जाए। तो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस तो 2015 एंड से स्टार्ट हो चुका था, राइट, 2015-16 से। तो ऑब्वियसली यूएई वाज अवेयर ऑफ इट, और सभी ने स्टेप्स लिए हैं, ना सिर्फ यूएई ने, इवन सऊदी अरेबिया ने जितने भी अपने वेस्टर्न एसेट्स थे, जो रॉयल फैमिलीज को उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आपके वेस्ट में जितने एसेट्स रखे हैं, आप जितना जल्दी रैप अप कर सकें आप रैप अप कर लें। तो जैसे ही क्राउन प्रिंस एमबीएस पावर में आए थे, तो उनका सबसे पहले यही एक्शन हुआ था कि रॉयल फैमिली मेंबर्स और जितने भी सऊदी के एसेट्स हैं, जो कॉस्टली वाले हैं, याख्ट्स है या बड़े बड़े टाउन्स के अंदर उन्होंने जिस तरह से पैलेसेस और मेंशंस ले रखे थे, तो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे, क्योंकि बहुत सादा सी बात है कि सबका एंटिसिपेशन ये था कि कुछ यूएस के स्टेप्स आएंगे काउंटर करने के लिए, और उसके काउंटर में हो सकता है कि आपके एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएं। ठीक, तो सबने ये स्टेप्स लेना तो 17-18 से सऊदी अरेबिया ने भी स्टार्ट कर ही दिया था। तो डीडोलराइजेशन का प्रोसेस तो 2016 एंड से कॉन्क्रीट वे में चल रहा था, जब से सारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स का जो ये डिसीजन अभी जो डिक्लेयर हुआ है कि हम नेवल अलायंस से बाहर निकल रहे हैं, इसका स्पेसिफिक रीजन जो मीडिया में दिया गया है वो बता रहे हैं कि कुछ ईरान या कुछ उसके रिलेटेड एलिमेंट्स के थ्रू जो टैंकर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, एंड यूएस एज यूजुअल मतलब कोई हेल्प करने मतलब यूजफुल नहीं रहा। तो ये रीजन दिया गया है। जबकि एक बात बहुत ही क्लियर है कि अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया के एनएसए और यूएस, जिसके बाद व्हाइट हाउस का प्रेस स्टेटमेंट आया था इसके ऊपर, जहां पे क्लियर बोला गया है कि मिडिल ईस्ट टू बी इंटरकनेक्टेड विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उस पर। तो बहुत ही क्लियर है कि हर एक कंट्री जो है वो अपना डिफेंस जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ अपना डिफेंस केपेक्स एक्सपेंडिचर बांटेगी। मतलब इंडिया विल बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द रीजन, जो मैं बताता हूं कि सऊदी अरेबिया, यूएई से लाओस, कंबोडिया तक, दैट इज द एक्सपांस। तो उसके अंदर जितने भी अलायंसेस बनेंगे, स्पेसिफिक जो ये नेवल वाला है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी होती है, सारे जो गुड्स और रॉ मटेरियल्स वहां पे ट्रेड होते हैं इंडियन ओशन में और गल्फ में और इस तरफ इंडो पैसिफिक में, तो उसकी सिक्योरिटी के, क्योंकि अल्टीमेटली जो फॉर्मर पावर है उसको वहां से विड्रॉ करना है अपने ग्लोबल पॉलिसिंग रोल में से, तो किसी ना किसी को रिप्लेस करना होगा, सादा सी बात है। तो सारी कंट्रीज जो है मिलके केपेक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो भी एक्सपेंडिचर नई सिक्योरिटी के लिए लगेगा। तो उसी में इन्होंने डिक्लेयर किया है कि सऊदी, यूएई, ओमान एंड ईरान, ये मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ईरान, ठीक है, सब मिलके खुद वहां पे सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। मतलब किसी भी बाहर से के आदमी को वहां आके चोंच मारने की कोई जरूरत नहीं। अमेरिका के करीब 15 बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं इस रीजन में, 15, इंक्लूडिंग इसराइल, इंक्लूडिंग इराक। इराक से गए नहीं अमेरिकन ट्रूप्स, वहां पे बैठे हुए हैं अभी भी। और सऊदी अरेबिया में है, और ओमान में है, जॉर्डन में है। तो ये सब बेसिस कहाँ, इनका क्या होगा फिर? नहीं, अल्टीमेटली ये डिकेड तो एंड होते होते यूएस विल हैव टू विड्रॉ फ्रॉम, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। ये सारी रिक्वायरमेंट यूएस डॉलर के लिए थी। ये सारी रिक्वायरमेंट इसलिए सेट हुई थी कि दो बकेट को सामने क्लैश करवा के यूएस डॉलर को कंटिन्यू करना था एज अ रिजर्व करेंसी स्टेटस। अब जब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो जो नई करेंसी बनने जा रही है ब्रिक्स वाली, जो मल्टीलैटरल करेंसी होगी,
जिसमें मुझे लगता है कुछ साल बाद यूएस खुद भी अपने डॉलर रीपैक करवा के और ब्रिक्स की करेंसी खुद भी रिजर्व्स में रखेगा। तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना कि यू हैव टू गो टिल मिडिल ईस्ट एंड यहाँ सब सिक्योरिटी देखने के लिए क्या जरूरत है, राइट? कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो तो आपको क्लैश करवाना था दो बकेट्स के बीच डॉलर चालू रखने के लिए, वो यूनिपोलर डॉलर लेड इंटरनेशनल ट्रेड बनाए रखने के लिए वो जरूरी था। अब तो कोई जरूरत है नहीं। व्हाई शुड यूएस गो एंड स्पेंड दैट मच मनी आउटसाइड? सो द इंडियन ओशन में जो जब बेस है, प्रिंटिंग मशीन, आप समझ ले, प्रिंटिंग मशीन बंद हो रहा है, ठीक, तो वो क्यों, वो एक्सपेंडिचर कहां से करेगा? तो जो डिएगो गार्सिया में जो बेस है अमेरिकन नेवी का, उसका क्या होगा फिर? वो भी वापस लेना पड़ेगा या फिर वो छोड़ना पड़ेगा? अल्टीमेटली जो ये पूरा डिकेड है, इसमें ग्लोबल पावर का रोल हैंड ओवर का सेरेमनी चलेगा टू इंडिया। बहुत ही सिंपल सी बात है, द नेक्स्ट ग्लोबल पावर इज इंडिया। और उसको सेट और एस्टैब्लिश करने के लिए ये पूरा डिकेड लगने वाला है, जहां पे आप देखेंगे कि यूएस की डिफेंस टेक की कंपनीज जो अभी रेडी हो गई है, जो क्लियर बताया जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए रेडी है। जो अभी प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, उसके बिना विजिट होने ही नहीं वाली थी, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। बिना कुछ ऐसा हुए द प्राइम मिनिस्टर वोंट विजिट, बहुत ही क्लियर था। तो ट्रांसफर आप सुनेंगे, जैसे ही विजिट कंक्लूड होगी उसमें डिक्लेयर होगा कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लान्स हैं, ठीक। तो बहुत ही क्लियर है। और जिस तरह से रिसेप्शन भी मिलेगा प्राइम मिनिस्टर को, आप देख पाओगे कि कैसे नेक्स्ट वर्ल्ड पावर को क्लियरली इट्स लाइक अ हैंड ओवर काइंड ऑफ अ थिंग। तो अभी मोदी जी से पहले राहुल गांधी आके गए हैं, और राहुल गांधी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी बातें करी हैं और इंडिया को बहुत गाली भी दी है, इंडिया के सारे दुश्मनों से मिलके। और ऐसा लगता है कि अमेरिकन एजेंसीज ने इनको इधर बुलाया है, क्योंकि इतने सारा एक्सेस अमेरिकन एजेंसीज के बिना नहीं मिल सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते ऐसा, ये इम्पॉसिबल है। तो किसी ने फोर्स करके किया है। तो वो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस डील पे, या फिर अमेरिका दो साइड का गेम खेल रहा है भारत के साथ? तो ये तो अब वेस्ट का हमेशा से चरित्र रहा है डिवाइड एंड रूल वाला, तो ये सबको पता है। ब्रिटिशर्स भी वही करते थे, डिवाइड एंड रूल वाला। और फिर आपको ये भी समझना है कि जितनी भी कंपनीज अगर यहाँ पे आके सेटल होना चाह रही है, तो वो भी तो चाहेंगे कि एक उनके पास भी बार्गेनिंग चिप जैसा रहे। तो आप देखोगे कि वो हमेशा वेस्ट की जितनी भी एजेंसीज होती हैं, वो दोनों साइड के एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक। सैड बात यह है कि इनको सच में लगता है कि राहुल गांधी कुछ डिलीवर कर पाएगा। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इस उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्लियर दिख रहा है। क्योंकि अगर वो वहां पे यूएस में विजिट करने जा रहे हैं और पूरा प्रोपागेंडा कर पा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यूएस में गवर्नमेंट में या ऑफिशियल्स को कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, ठीक। और ये भी आप बात समझ ले, दर्शकों को जानना जरूरी है कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी है उसको भी पता होगा कि क्या होने जा रहा है, खाली यूएस को नहीं, ठीक। तो अगर ये होने दिया जा रहा है या हो रहा है, तो दोनों गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में है, दिल्ली और वॉशिंगटन, कि क्या होने वाला है, क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है और वहां पे वो क्या बोल रहे हैं। जहां तक बात इस चीज की है कि ये जो भी है कितना यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी की कोई स्पीच से कोई नेक्स्ट इलेक्शन में कोई फर्क पड़ जाने वाला है, या यूएस के गुट मिलके उनको वापस कुछ अच्छा खासा सा रीलॉन्च कर पाएंगे। वो 100 से 200 बार रीलॉन्च हो चुके हैं वो रॉकेट, वो अब उस रॉकेट का कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं रीलॉन्च कर सकता अब उसको। बट मुझे नहीं लगता इसका कोई पॉलिटिकल रिपरकशन है, सिवाय इसके कि यूएस में कोई अगर कोई कॉमेडी शो देखने जा रहा है तो जाने दो, नहीं, और तो एक्चुअली उसका कोई। जितने भी भीड़ आई थी, सब ऐसा लग रहा था सब ट्रक और बस में भर के लाए हैं, वही वाला भीड़ था। और कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि स्पेसिफिक कम्युनिटी ने बहुत इंटरेस्ट लिया है ये विजिट में। नहीं, ये कम्युनिटी तो बिकी रहती है, एजेंसीज चलाती है इनको, इसका कोई, इन लोगों का कोई खुद के बुद्धि से नहीं जाते, वो इनको कोई बस लेके आया कि बैठ जाओ, फ्री की बस है, उसमें चले जाते हैं। बट एनीवे, ये छोटा सा लोग दर्शकों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कि
राहुल गांधी के विषय में भारतीय मीडिया में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था हिंदुस्तान टाइम्स और वजह से कि कितनी सक्सेसफुल विजिट है, तो ये जो मीडिया हाउसेस है असलियत से तक कटे कैसे हुए हैं? ये तो मेरे को अजीब सा लगता है। मुझे सी एक तो है लीगेसी मीडिया में अभी भी वही इकोसिस्टम वाले एलिमेंट्स हैं जो लॉन्च करने के शायद इनपुट्स भी दिए होंगे कि वहां जाके क्या बोलना है क्या करना है, यही मीडिया वाले एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने राहुल गांधी को भी एडवाइस करी होगी कि आप ऐसा जाके बोलना, हाँ ऐसा करोगे तो हो जाएगा, ये वो हेडलाइन बन जाएगी। तो ये बहुत ही, अब वैसे भी लीगेसी मीडिया अब कोई देखता नहीं है सिवाय, क्योंकि वहां पे सबको पता है कि या तो पेड न्यूज होता है या तो फेक न्यूज होता है, राइट। रियल जो इंफॉर्मेशन है वो तो आजकल सोशल मीडिया पे ही चलती है, आपको लीगेसी मीडिया में देखने को ही नहीं मिलती। जहां तक प्रिंट मीडिया का सवाल है तो वहां पे भी आप क्लियर डेसिफर कर पाते हो कि ये तो देखो पेड हेडलाइन दिख ही रही है, ठीक। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने जिस तरह से सबको ये लिबर्टी दे रखी है कि आज कोई भी जाके जाके अपना व्यू पॉइंट लिख सकता है, बोल सकता है, तो उसके चलते बहुत ही तुरंत एक्सपोज हो जाते हैं जो भी लोग कुछ नरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तुरंत के तुरंत एक्सपोज हो जाते हैं। इसका बेनिफिट है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के आने जाने से, मैंने तो एक जोक भी क्रैक किया था कि कांग्रेस वालों ने बोला कि यू शुड ऑलवेज बी अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, सो ही इज गोइंग अहेड ऑफ प्राइम मोदीज विजिट, है ना, तो ही इज विजिटिंग बिफोर हिम। तो ये ऐसा ही है उसका, उसको नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। और जो पंच आपने बताया कि जो वोट देने वाले हैं वो तो देने ही वाले हैं उसको, बिना सिर पैर वाली बात है, पर वोट उसको फिर भी मिलेंगे जैसे कर्नाटका में मिले हैं। नहीं, वो तो प्लान तो बहुत बड़ा था उनका कि पूरे इंडिया में अभी इस बार 160 सीट लेकर आएंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। तो पिछली बार 200 बोला था, इस बार 160 बोला, थोड़ा कम हुआ है। तो मेरे को लगता है इलेक्शन आते आते तो 40 से ऊपर जा नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे इन शायद। लोगों को ऐसे लग कैसे जाता है कि ये लोग कैंडिडेट भी बन सकते हैं, मतलब कैसे ये लोग सोच लेते हैं, मतलब उनके चेहरे देखो, उनकी स्पीचेस देखो, वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ, मतलब कोई सिर पैर बिना सिर पैर की बातें हैं। क्या ये अमेरिका का आखिरी दाव है राहुल गांधी? आई डोंट थिंक अमेरिका के पास अब कुछ दाव रह गया है, तभी वो राहुल गांधी सिलेक्ट किए हैं। या पेच? उसमें को अच्छा, बीच में ये इंफॉर्मेशन बहुत चली है, मैंने मीडिया में भी देखा कि एरिक गारसेटी जो मतलब इतने डिले हो के फिर बाद में इंडिया में आए हैं, और जब से आए हैं तब से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में। जब तक वहां थे तब तक उनके पास कोई अच्छी बातें नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही है उनके हैंडल से, उनके मतलब जो भी वो बोलते हैं उस पर से, जहां जहां विजिट करते हैं हर जगह इंडिया की तारीफ करते हैं। तो ये मैंने देखा है, नोटिस किया है कि डेमोक्रेट पार्टी के जो भी होते हैं दे आर वेरी स्मार्ट। वो तुरंत ढल जाते हैं जहां भी जाते हैं उस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो डीलिंग्स बहुत फिर इजीली कर पाते हैं उस तरह। तो और फिर जयशंकर जी ने बताया भी था कि जब आएंगे तब प्यार से प्यार समझा से। देंगे उनको। हाँ, मुझे लगता है वो समझ के ही आए थे वहां से ही। तो अच्छा, एक जय और चल रहा है मीडिया में जो है 2024 इलेक्शन से पहले बहुत सारा राइट्स, केओस होने वाला है इंडिया में। पता नहीं ये कहाँ से आया है, लेकिन सब कोई ऐसा बोल रहा है। मुझे अभी तक तो कोई इंडिकेशंस ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। जहां तक प्रोटेस्ट और राइट्स उस पर जो डिमांड के लिए जो प्रोटेस्ट होती है उसका सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये मेथड कभी इंडिया में वर्क की है और आगे भी करेगी, क्योंकि शायद जो लोग ये फॉर्मूला डिजाइन करके बैठे हैं कि प्रोटेस्ट करके हम गवर्नमेंट रिमूव कर देंगे या हिला देंगे, इन्हें शायद इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये अब्राहमिक वो सोसाइटी नहीं है जहां पे कोई लीनियर थॉट प्रोसेस से यू कैन डू सम चेंजेस। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
आप प्रोटेस्ट कर करके मर जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंट्री की जो डेमोक्रेसी की डेप्थ है वो इसलिए नहीं आई हुई है क्योंकि वेस्ट ने हमको डेमोक्रेसी सिखाई। डेमोक्रेसी पचा चुकी है ये सिविलाइजेशन। यहाँ पे अभी जो जैसे कुछ रेस्टलर्स बैठे हैं दिल्ली में, ऐसे 200 प्रोटेस्ट तो इंडिया आराम से रोज के डाइजेस्ट कर सकता है। तो जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता इंडिया में। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन की साइज है और इतनी डाइवर्सिटी है। मैं सिंपल एग्जांपल मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर कोई बिल्डिंग के चारों ओर कोई गड्ढा खोद दे, ठीक है, बदमाश, तो पहले दिन कुछ जो हिंदूज हैं वो जाके कंप्लेंट डालेंगे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तीसरे दिन गाली दे के क्रॉस करके जाएंगे वो गड्ढा। आप एक महीने बाद देखो कि वो गड्ढा वहीं का अगर पड़ा है तो लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं उसको छलांग मार के। तो ये वो वाली सिविलाइजेशन है। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता, कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। क्योंकि जो डाइवर्सिटी वो इतनी ज्यादा है, एवरी 5 किलोमीटर्स, जहां पे 10 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स फूड चेंज हो रहा है, क्लोथिंग चेंज हो रही है, लैंग्वेज का स्टाइल चेंज हो रहा है। आप वहां पे किसी लीनियर थॉट प्रोसेस के साथ रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। तो जिसका भी ये आइडिया है सोरोस वाले फैक्शन का, या पता नहीं, ये सारी बातें चल रही है कि एरिक गारसेटी आया है, वो जाके फंड करेगा, फिर बहुत सारी प्रोटेस्ट इंडिया वाइड होने वाली है। मुझे तो ऐसा कुछ भी इलेक्शन के पहले या बाद में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जहां पे सारे स्टेट्स जाके प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे। आई रियली डाउट दिस। पता नहीं कैसे आती है ये थियोरीज। नहीं, ये सब थ्योरीज फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, टेलीग्राम और इस सब में फैली जा रही है सब बहुत सारी चीजें। बदमाशियां तो होती रहती है, वो हमेशा से होती रही है, कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जंतर मंतर पे हुए हैं, जेएनयू में हुए हैं, कश्मीर में हुए हैं प्रोटेस्ट। पर उस प्रोटेस्ट से कभी गवर्नमेंट चेंज हुई हो ऐसा तो मुझे अभी तक मुझे कोई डेटा नहीं दिखा है कि प्रूफ, ऐसा प्रूफ के इससे गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। अच्छा, कोई बोल रहा है कि सपोज, अच्छा कोई जो मतलब एंटी नेशनल है या एंटी इंडिया है, सोच रहा है चलो मोदी जी को हटा देंगे, ऐसा सोच रहा है अगर कोई, तो उनको क्या लगता है मोदी जी के बाद कैसा रूलर आएगा? व्हाट इज द एंड आउटकम दे आर एमिंग? मतलब बहुत ही बकवास सी बातें हैं। आपको लगता है नेक्स्ट रूलर जो जो भी आ रहा है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो ज्यादा रिसेप्टिव होगा ऐसा लग रहा है आपको? मुझे तो बड़ा डाउटफुल लग रहा है। और पॉलिटिक्स तो डिपेंडेंट रहती है इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा, हाँ। और इकोनॉमिक्स को डीरेल कौन करना चाहेगा फिर इतना इतना फॉरवर्ड मूवमेंट के बाद। और एक नहीं, और ग्लोबल, फिर जब एक बार इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है तो वो सारी कंपनीज के उतनी कंट्रीज के स्टेक लग चुके हैं आपको स्टेबल रखने के लिए, बिल्कुल। आपकी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। वो भी नहीं होने देंगे कुछ यहाँ। तो ये लोग ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट समझते नहीं है। समझते नहीं। एक बार किसी का पैसा लग गया है किसी ज्योग्राफी पे, तो वो नहीं होने देगा केओस। और अभी न्यूज भी आया है कि इजराइल जो है वांट्स टू हायर मोर इंडियन पीपल देन पैलेस्टीनियन। ये न्यूज आया है पब्लिकली कि तो फिर अगर वो इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट का अगर भी है, अभी सभी को मालूम है यूएई की सारी कंपनीज इंडियन लेबर पे चलती है। इंडियन मैन पावर, वेदर इज ए व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर, बोथ वेज इंडियंस आर वेलकम इन यूएई। तो उधर का इन्वेस्टमेंट होगा तो वही की वो लोग उन्हीं लोगों को हायर करेंगे जो प्रोडक्टिव है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये जो अमेरिका में एक एक कंसिस्टेंट प्रोग्राम चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट का, क्रिटिसाइज रशिया, कंडेम रशिया। हर कोई जयशंकर को पूछता है और जयशंकर उसको छक्का चौका मार के बाहर निकल जाते हैं। जयशंकर जी हर जगह उसको बड़ा सॉलिडली डिफेंड अब करते वो रिपीट साइकिल हो चुका है। हैं। रिपीट साइकिल है, हर बार वही क्वेश्चन लेकर आता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ दिस वेस्टर्न रिपोर्टर्स और इंडियन रिपोर्टर्स ऑल्सो, जो कि काफी पॉपुलर है इंडिया में, वो भी यही सब क्वेश्चन पूछते हैं और जयशंकर जी उनको वही रिप्लाई देते हैं जो उधर बाहर दिया था उन्होंने। तो ये जो
कंडेमनेशन का इंडिया से एक तरीके से प्लीज गिड़गिड़ा रहे हैं, कंडेम तो कर दो प्लीज, तुम सब कुछ खरीदो लेकिन सिर्फ कंडेम कर दो। इंडिया वो भी नहीं करने को तैयार है। तो व्हाई दे आर आस्किंग फॉर सो मच कंडेमनेशन ऑफ रशिया फ्रॉम इंडिया? व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? नहीं, बिकॉज दे आर सेलिंग दिस स्टोरी। वो अमेरिकन सिटीजन्स और वेस्टर्न सिटीजन्स को ये स्टोरी बेच रहे हैं कि क्यों आर्म सप्लाई करना जरूरी है यूक्रेन को, क्यों मनी सप्लाई करना जरूरी है यूक्रेन को। तो उसी की स्ट्रगल में वो बोल रहे हैं इंडिया को कि तुम भी कर लो। तो बहुत ही क्लियर है कि हमको क्या लेना देना आपके इलेक्शन और आपके इंटरनल पॉलिटिक्स से। इंडिया क्यों उसमें आपके साथ पार्टिसिपेट करें आपकी पॉपुलेशन को उल्लू बनाने के लिए। तो बहुत ही अजीब सी डिमांड है। और जहां तक रशिया या यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, एक बात तो जो मैं बताता हूँ, आप सारे टॉक्स में मैंने बताया कि ये स्क्रिप्टेड है। लेकिन अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं भी होता तब भी इंडिया यूक्रेन की साइड पे नहीं होता, क्योंकि यूक्रेन की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उन्होंने हमेशा से एंटी इंडिया स्टैंड लिया है। चाहे कश्मीर हो, चाहे यूरेनियम रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, या एनएसजी का कुछ नेगोशिएशन हो, हर जगह पे यूक्रेन ने हमेशा से एंटी इंडिया स्टैंड लिया है पब्लिकली। ठीक। तो इवन अदरवाइज अगर ये कॉन्फ्लिक्ट स्क्रिप्टेड नहीं भी होता तब भी इंडिया यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा होता। जहां तक कंडेमनेशन का सवाल है, तो जयशंकर जी जो है वो क्लियर बता रहे हैं कि कंडेम कंडेम करने से सॉल्यूशन तो है नहीं। अल्टीमेटली यू आर लुकिंग फॉर सीज फायर और नॉट। इफ यू आर लुकिंग फॉर सीज फायर, देन कंडेमनेशन इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप कैसे भी रशिया और जो यूक्रेन है उनको एक टेबल पे लाने की कोशिश करें। एटलीस्ट एक कॉमन मिनिमम जो पीस के लिए, सीज फायर के लिए जो नेगोशिएशन हो, वो तो शुरू हो। उसमें कंडेमनेशन का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। यूएस ने अपना पूरा जो इंडस्ट्रियल पावर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल पावर है यूक्रेन में इतना डाल दिया है कि दे कांट इवन कम आउट ऑफ इट। फेस सेविंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी दुनिया को मालूम है यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है वहां पे, पूरी दुनिया को मालूम है। और साथ में यूरोप को भी खींच रहे हैं। यूरोप वालों को मालूम है कि मिसाइल गिरेगी तो सबसे पहले उनके ऊपर ही गिरेगी बाकियों के ऊपर कम गिरेगी। और और सबके वेपन्स खाली हुए जा रहे हैं। सबके वेपन्स खाली हैं। और ऐसा बोलते हैं, अभी पहले इंडिया के लिए बोला जाता था एक हफ्ते के लिए वेपन नहीं होंगे भारत के पास, आज अमेरिका के बारे में बोला जा रहा है एक हफ्ते के लिए लड़ने के लिए वेपन्स नहीं है, है ना। तो बस वो अभी छोटी मोटी गोलियां बना सकते हैं, वो ठीक है, वो वॉर के लिए चलेगा नहीं ज्यादा लंबे टाइम। तो अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर ये इतिहास हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों ने दादागिरी करके वेपन्स के बेसिस पे कॉलोनाइजेशन किया पूरी दुनिया का, और अल्टीमेट गोल रिजल्ट तो ट्रेड ही रहता है अल्टीमेटली, विच यू आर वेरी एक्यूरेट ऑन ऑल योर असेसमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स ड्राइव वॉर्स। यही हुआ उस समय भी, गरीबी, यूरोप की गरीबी हटाने के लिए कॉलोनाइज किया। अभी ये लोग वही मॉडल को अप्लॉय करना चाहते हैं, तो कभी क्वाड बनाते हैं, कभी ये बनाते हैं, कभी ऑकस बनाते हैं, फिर वो भी छोड़ देते हैं, ऑकस भी चला गया, अभी नाटो प्लस बनाया है। तो अभी और भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी है बोल रहे हैं, भारत को एडवाइस दे रहे हैं कि आप नेटो प्लस ज्वाइन ना करें। लेकिन मुझे पक्का यकीन है मोदी जी के दिमाग में कुछ और ही है जो हम सब किसी को मालूम नहीं है शायद। तो और तो ये नेटो प्लस का क्या चक्कर है, और ये क्या मोदी जी, क्या इंडिया कर सकता है? देखें आदित्य जी, जो जो मैंने ये बताया कि ये डिकेड के एंड तक जो भी हाईटेक डिफेंस कंपनीज हैं और आईटी कंपनीज हैं, वो क्योंकि इंडिया सिलेक्ट हुआ है एज द नेक्स्ट ग्लोबल पावर, तो उसमें आके सेटल होना है, एस्टैब्लिश होना है, यहाँ से ऑपरेशंस रन करने हैं। और जहां तक मुझे समझ आता है कि ये स्टोरी वेस्टर्न सिटीजन्स को बेचने के लिए जरूरी है कि इंडिया उस हद तक का एलाई बन चुका है जैसे नेटो की दूसरी कंट्रीज हैं। तो उसके लिए ये पासा फेंका गया है कि आप भी नेटो के मेंबर बन जाएं। तो एक एक तरह से कि अब आप हमारे ग्रुप के ही हैं, तो हमारे ग्रुप में तो हम जो चाहें उतना हाई टेक हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, जो ऑपरेशन शिफ्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक वो सोच के हिसाब से, पर जहां तक मुझे समझ आता है कि
भारत नहीं चाहेगा इसमें मेंबरशिप लेना, नेटो प्लस या जो भी ऑफर किया गया है। क्योंकि वैसे ही नेटो की खुद की अब कितना रिलेवेंस रह जाएगा आफ्टर ये जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है उसके बाद, बहुत ही डाउटफुल है। और जिस तरह से मैंने जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, आई थिंक 23rd 24th February को स्टार्ट हुआ था। 28th February को मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप तो भूल जाओ, पर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स आके पार्क करेगा बेलारूस में, और वो अभी हो गया है। अभी डील हो चुकी है उस पर, जो पुतिन ने बताया कि हम वहां पे पार्क करेंगे अब न्यूक्लियर वेपन्स। च- और करना भी शुरू कर बेलारूस तो वहां तक बोल रहा है कि जितने भी लोग, जितनी कंट्रीज रशियन फेवर में आना चाह रही है, उन सबको न्यूक्लियर देंगे हम। ठीक। तो ये मैंने उसी 28 को प्रेडिक्ट कर दिया था, वॉर के 4 ही दिन में, कि हाँ। ये होने वाला है। यूक्रेन को मेंबरशिप तो नाटो की भूल जाओ, पर ये होने वाला है। तो यही हो रहा है। तो बहुत ही क्लियर है कि अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई केप टाउन में, उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसमें बताया गया है कि लोकल करेंसीज के ट्रेड को स्पीड अप करना है। जबकि जो मेन करेंसी वाला तो अभी अगस्त में पता लगेगा कि क्या नेगोशिएशन होने वाला है। पर उसके अंदर जो साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रिक्स के, उन्होंने बोला है कि ब्रिक्स प्लस के लिए यूरोपियन कंट्रीज की एप्लीकेशंस भी आना शुरू हो गई है। वाह। तो ये अमेरिकन एलाइज, ठीक, जो मैंने प्रेडिक्ट किए थे कि ये भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरा, और फिर आप जॉइंट स्टेटमेंट में दूसरे पॉइंट सारे पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशली डेवलप्ड इन ब्रिक्स नेशंस। ठीक। तो पूरा सेटअप क्रिएट किया जा रहा है आउटसाइड ऑफ वेस्टर्न फॉर्मेट्स। वहां पे पुश किया गया है कि आईएमएफ को भी उस तरह से रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसी तरह से यूएनएससी को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। और जयशंकर जी का तो स्टेटमेंट आ गया कि ब्रिक्स को सिंबलिज्म बनना पड़ेगा ऑफ चेंज ऑफ द मल्टीपोलर ऑर्डर। ठीक। तो और फिर चाइना से स्टेटमेंट आया है कि वी आर ऑल्सो रेडी फॉर एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स। तो बेसिकली चाइना बोल रहा है कि मैं भी अपनी युआन करेंसी को साइड पे रखने को तैयार हूं, अगर ये हो पाता है तो। ये तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है ना। जब चाइना बोल रहा है कि वी आर रेडी फॉर एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स, इसका मतलब ये होता है कि हमने युआन करेंसी को ट्राई कर लिया, नहीं हो पा रहा है, वी कैन नॉट मेक अ यूनिपोलर वर्ल्ड, लेट्स गो फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यही मतलब है उसका। बिल्कुल। ठीक। तो क्योंकि उनको समझ आ गई, 3 साल उन्होंने युआन को पुश किया। युआन कैन बिकम अ ट्रेडिंग करेंसी बट इट कैन नॉट बिकम अ रिजर्व करेंसी। वो सेविंग्स के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए सही स्टेबल करेंसी नहीं है। वो चाइना को भी अब समझ आ रही, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी फैक्टर और कैपिटल कंट्रोल्स इतने हैं, उन्होंने अपना मार्केट ओपन नहीं कर रखा सारी कंट्रीज के लिए। ठीक। तो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इंडियन रुपी के पास वो सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो एक रिजर्व करेंसी में होनी चाहिए, पर मैन्युफैक्चरिंग हेफ्ट नहीं है उतना जो चाइना के पास है। अब चाइना के पास ऐसी करेंसी है जो ट्रेडिंग करेंसी बन सकती है लेकिन रिजर्व करेंसी नहीं बन सकती। और रशिया के पास इतनी कमोडिटीज है कि वो आज की तारीख में रिचेस्ट कंट्री है, अगर कमोडिटीज आईएमएफ का रिपोर्ट है, हम्म। बेस्ड ऑन ओनली कमोडिटीज रशिया इज द रिचेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ, अगर कमोडिटीज काउंट करो तो ये एक वियर्ड सी सिचुएशन है जहां पे 3 में से 1 भी पोल्स वर्ल्ड को यूनिपोलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबको ही रेडी हो चुके हैं कि भाई ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करके लेट्स गो फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक। नहीं, वसुंधरा तो सबके लिए रहने की जगह है। ये तो हम ही लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी तो पूरे सभी के लिए बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि रशिया के संसाधन भी पृथ्वी से ही आ रहे हैं, सभी के पृथ्वी से। अच्छा, एक क्वेश्चन इधर आता है कि इस नेटो के जो नेटो को नेटो का यूज क्या रहेगा फ्यूचर में? यूनाइटेड नेशंस क्या फ्यूचर में क्या होगा? या फिर ब्रिक्स जो है नेटो का भी एक रूप ले सकता है, रौद्र रूप, लाइक ब्रिक्स मिलिट्री अलायंस? ये भी हो सकता है, बिकॉज अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है तो मिलिट्री अलायंस भी जरूरी होगा।
सो डू यू थिंक सी एनी सच पॉसिबिलिटीज आर राइजिंग? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो भारत बोल रहा है हम यूएन के चार्टर को मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है कि ब्रिक्स शुड बी द मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यूएन का यूज क्या रहा फिर? अ, आदित्य जी, आपको समझना यह है कि अभी जो केविन मैकार्थी और बाइडेन के बीच ये जो डेट सीलिंग का नेगोशिएशन हुआ, और उसके नतीजे में उन्होंने जो ईयर दिया है, उन्होंने बोला 2025 तक एंडलेस प्रिंटिंग, मतलब कोई डेट सीलिंग वाला नेगोशिएशन नहीं होगा, जितना प्रिंट करना करो। तो ये 2025 ईयर, मेरे तो सारे प्रेडिक्शन सारे के सारे सही आते हैं। तो मैंने 2025 के लिए जो लिखा था कि 2025 यूएस 60% कट इन सैलरी, राइट, 35% कट इन सोशल बेनिफिट्स, 25% कट इन डिफेंस बजट, राइट। तो ये जो मैंने पोस्ट डाला था 2022 में, वो एग्जैक्ट वो ईयर मैच कर रहा है जो ये डेट सीलिंग डील में बोला जा रहा है, टिल 2025 एंडलेस प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये पूरे इकोनॉमिक्स में समझ आ रहा है कि रीसेट, जो रीपेगिंग का नेगोशिएशन होना है, उसका कंक्लूजन 2025 में आना है, जिसका मतलब ये होता है कि 2025 तक का टाइम आईएमएफ, यूएन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन के पास 2025 तक का टाइम है। उसके बाद यूएस का प्रिंटिंग मशीन स्टॉप हो जाएगा, फेडरल रिजर्व का प्रिंट करने का, ठीक। तो ये 2 साल बचे हैं, ये 2 साल में उनको या तो वो रिफॉर्म होंगे, और अगर रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे तो बहुत ही क्लियर है कि ब्रिक्स के 5 नेशंस जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बन जाएंगे, और ब्रिक्स प्लस जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बन जाएगी, ठीक। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर वेस्ट के पास थोड़ा भी विजडम है तो फटाफट ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस को रिफॉर्म करना शुरू कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है भारत का, वो बन जाएगा ब्रिक्स हेडक्वार्टर्स? अभी सर्कल में है, तो ट्रायंगल में आगे बैठेगा न्यू पार्लियामेंट, पीछे बैठेगा ओल्ड पार्लियामेंट। पुराना यूएन। देखो, ये बात तो ये मैंने लिखा था लास्ट ईयर कि एशिया विल गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 2023। ये लिखने के पीछे रीजन ये था कि ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसको, इस पर चाइना से जो कमेंट्स आई हैं, उन्होंने बोला वी मॉरली एथिकली स्टैंड विथ इंडियाज डीकोलोनाइजेशन, राइट। और चाइना से दूसरा स्टेटमेंट आया है कि ये दिस वर्ल्ड इज इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये मीनिंग के स्टेटमेंट्स आए हैं। तो जो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि रशिया, इंडिया, चाइना मिल के स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियरली डिमार्केट कर लेंगे, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो नया पार्लियामेंट है, जब इसको डीकोलोनाइजेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो जो सेंगोल वाली जो सिंबलिज्म है, राइट, कि वो जो राजदंड है, वो धर्म गुरु जो हैं वो राज्याभिषेक करेंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबमिट करेंगे टू द पीपल्स विल विच इज पार्लियामेंट, ठीक। अब जो गलती हुई थी 1947 में, जो ट्रांसफर ऑफ पावर वाली, ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब होता है कि मैंने माना कि ब्रिटिश रूल जो था मेरे ऊपर वो सही का रूल था, इट वॉज अ लेजिटिमेट रूल। तो उसको रिजेक्ट करने के लिए ये सेरेमनी बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि तब जो है ना सिर्फ सेंगोल को वॉकिंग स्टिक बोला गया, बल्कि उसको, सेंगोल को जो है माउंटबेटन को पास ऑन किया गया, और माउंटबेटन से लेके फिर नेहरू को दिया गया। तो हम तो मानते ही नहीं है ट्रांसफर ऑफ पावर को रिजेक्ट करना जरूरी है। ब्रिटिश रूल वॉज नॉट अ लेजिटिमेट रूल, हम नहीं मानते, हम उनको इन्वेडर्स मानते हैं, ठीक। तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी था। और आपने देखा होगा कि कैसे जब लोकसभा में एंट्री हुई, तो प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़े रहे, लोकसभा में पहले धर्म की एंट्री हुई, ठीक। तो बहुत ही क्लियर सिंबलिज्म है। और ना सिर्फ ये, वहां पे जो म्यूरल लगा है अखंड भारत वाला, जिस पर अभी कुछ कमेंट्स भी आए हैं नेपाल और पाकिस्तान की, आते रहेंगे वो तो, बट वो बहुत क्लियर है सिंबलिज्म। चाणक्य का वहां पे पोर्ट्रेट है, और फिर डिजाइन्स में भी आप देखोगे कि कैसे
भारतीय जो कल्चर है क्लियर दिखाई पड़ता है आपको। एक मोर पीच का जो पूरा डिजाइन है, बाहर आर्किटेक्चर है वो कलश वाला है। आर्मी का हेडक्वार्टर्स जो है उसका इंफिनिटी वाला डमरू वाला सिंबल है शिव के। और जो स्पीकर के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यूएन वाला कलर है, और उसमें जो डिजाइन है वो श्री यंत्र वाली डिजाइन है। तो बहुत बहुत ज्यादा सिंबलिज्म माइन्यूटली उसको डिजाइन किया गया है। और जो मीडिया वाले जो चिल्ला रहे थे कि इसमें सेंट्रल हॉल क्यों नहीं है, फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये नया पार्लियामेंट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बन रहा है, खाली आपके लिए नहीं बन रहा है ये। कल को यहाँ पे ये पूरी सेंचुरी के लिए है। तो कल को यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इनके रिप्रेजेंटेटिव जब आएंगे तो वो आके लोकसभा में बैठेंगे। उनको कोई स्पेशल सेंट्रल हॉल की जरूरत ही नहीं है। जब वो एड्रेस करेंगे तो लोकसभा में करेंगे। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा इंडियन सब ये लोग चिल्ला रहे हैं कि नए में सेंट्रल हॉल क्यों नहीं है। उनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या लॉजिक है या क्या माइंडसेट है, क्या लॉन्ग टर्म विजन है। ठीक। तो कल को जब इवेंट्स होंगे, पॉलिसी बड़े बड़े जब पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे ये नेक्स्ट डिकेड में, जहां पे इंडियन इन्फ्लुएंस होगा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन पे, तो पॉलिसी डायरेक्टिव्स और डिस्कशंस के लिए आके बैठेंगे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक। तो ये पूरा लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से बना है। जो मतलब इनको मीडिया वाले ये इनको कुछ नहीं समझ आएगा, ये लोग बस ऐसे ही बोलते रहेंगे जो भी बोलना है। सीएनएन का जो रिपोर्ट आया इधर, सीएनएन का, वो तो एजेंसीज का रिपोर्ट है। सीएनएन कोई इंडिपेंडेंट चैनल नहीं है, प्रोपेगेंडा चैनल है। वो है कंट्रोवर्शियल, अपोज बाय मैनी पीपल। और राहुल गांधी भी आके यही प्रचार कर रहे थे, अपोज बाय अस, है ना। लेकिन इनको कोई अमेरिका, नहीं पढ़ता, इनको इनको कोई कोई नहीं पढ़ता। पढ़ता नहीं है कोई भी। लेकिन ये प्रोपेगेंडा मटेरियल है ओनली फॉर फ्यू इलीट्स। और ये जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है जो बात कर रही है अमेरिका और भारत एक साथ मिल जाएंगे, टुगेदर वी कैन ग्रो, तो मुझे एक बात समझ में आती नहीं है ना। इन लोगों को ये समझ में आता है कि अमेरिका कर क्या रहा है, ना इनको ये समझ में आता है अमेरिका ने किया क्या पहले। इनको लग रहा है कि, तो इनके विषय में आप क्या बोलेंगे? ये जो भाईचारा, हिंदी चीनी भाई भाई वाले लोग हैं, हिंदी यूएस भाई भाई, तो ये वही लोग हैं सारे। प्रेम, अमन, अमन की शांति, अमन की रक्षा, अमन। अमन तो वैसे भी इस्लामिक वर्ड है, हमारा वर्ड ही नहीं है। तो कौन से अमन की बात कर रहे हैं? इनके देशों में अमन नहीं है। तो व्हाट डू यू कॉल दीज पीपल एज? ये क्या करना चाहते हैं ये लोग? इनको ये वही वही जो जेटलैग बोलते हैं, कॉलोनियल जेटलैग, इनकी वही दिक्कत है। और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे यूएस ऑपरेट करता है, कैसे भारत ऑपरेट करता है। कोई क्लू ही नहीं है इनको। और इतना डिल्यूजन है इनके दिमाग में कि हम वर्ल्ड को हेल्प करते हैं। अच्छा, आप प्रिंटिंग मशीन लेके बैठे थे तो आपने छाप दिए पैसे, राइट। तो जब ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो फिर उनके पास आंसर नहीं होता। तो इनको इनको जो है इनको जब शॉक लगने हैं, जब व्हेन रियलिटी विल स्ट्राइक। और जो मैं बता रहा हूं कि 2025 इज द ईयर, जिस तरह से मैकार्थी ने ये डील की है कि 2025 तक एंडलेस प्रिंटिंग, मतलब वहां पे मशीन स्टॉप होने वाला है। बहुत क्लियर समझ आ रही है। ठीक। क्योंकि वो डील का मतलब ही ये होता है कि एंडलेस प्रिंटिंग होगी ये 2 साल, और उससे जो इन्फ्लेशन का वेव आएगा उससे जस्टिफाई होगा इंटरेस्ट रेट का हाइक। और जो इंटरेस्ट रेट का हाइक आएगा उसमें सारी बैंकिंग जो है वो कोलैप्स होनी है। ठीक। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड उसी हिसाब से जा रहा है। और ये जितने भी एनआरआईज हैं हमारे, मैं अभी भी बता रहा हूं, इनको कोई क्लू नहीं है कि क्या होने जा रहा है। और ये डिल्यूजन होके बैठे हैं कि कुछ अभी भी सुपर पावर वाला स्टेटस है। अच्छा, इनको बताते चलें कि सऊदी अरेबिया जो है, जहां पे अभी भी यूएस मिलिट्री के बेसिस हैं, उन्होंने ना सिर्फ अभी ब्रिक्स की नई बैंक की मेंबरशिप में ले लिया है एप्लीकेशन। ठीक है। अभी एफएम वाली जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग केप टाउन में थी वो भी उन्होंने अटेंड की। और फिर अभी जो उनकी जो समिट होने वाली है उसमें सारे जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स मीडिया वाले उनको बैन भी करवाया ओपेक को। ओपेक को बोला ये लोग कोई नहीं चाहिए वहां पे, आपके वेस्टर्न मीडिया वाले। ठीक। कोई रिपोर्टर्स नहीं चाहिए।
तो इनको धीरे धीरे हर जगह से यूएई ने बोला कि हम नहीं है अलायंस में, तो वो जबरदस्ती बोल रहे नहीं नहीं आप हो अलायंस में। तो ये बहुत ही एकदम फनी सा, बहुत ही मतलब क्या बोले अब इसको, मतलब ये हाथ पैर मार रहे हैं ऐसा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो एक ये क्वेश्चन का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में इंडिया का जो करेंसी पैक्ड है 82, 85, 86 चलता रहता है, यू नो, और डॉलर के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडियन इकोनॉमी डॉलर का अगर पीपीपी देखेंगे तो 1:70 है। हम्म, मतलब $1 का वैल्यू इंडिया में 70 रुपए है। मतलब कि हम्म। जो आप 100 रुपए में इंडिया में खरीद सकते हैं वो $1 मतलब इतना बैठता है। तो जस्ट टेल मी द कैलकुलेशन कि हाउ चाइना हैज फिक्स्ड एट $7, 7 युआन टू $1। नहीं, उनका एक तो जो उनका जो डिमांड एंड सप्लाई है चाइनीज युआन का, जो फियाट वर्ल्ड में वर्क करता है, और जो उनका मैन्युफैक्चरिंग हेफ्ट है, उस बेस पे ये अभी जो चल रहा है वो रेट्स चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी लेटेस्ट जो शी जिनपिंग का रिपोर्ट आया है जहां पे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि डी डॉलराइजेशन का सबसे पहला इम्पैक्ट ही ये है कि चाइनीज अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और जिस दिन चाइना रेडी हो गया अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उस दिन फियाट डॉलर वर्ल्ड एंड हो जाएगा। तो उस जो शी जिनपिंग ने जवाब दिया है उसका, जो लोगों को बोला है, उसके लिए स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज की उन्होंने, बोला ईट बिटरनेस। ईट बिटरनेस ये टर्मिनोलॉजी यूज की, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट अभी लंबी चलने वाली है। ठीक है। तो ये जो पूरा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि वर्ल्ड को पूरा पोलराइज कर दिया गया, एक तरफ कैपिटलिस्ट डॉलर का डेट फाइनेंशियलाइजेशन, और दूसरा कम्युनिस्ट चाइना का फोर्स्ड लेबर से किया गया हुआ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई। ये पोलराइज्ड वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ है, अब वो रिवर्स हो रहा है। ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर के साथ ये सारी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो जाएगी। सो टेम्पररी 2 से 3 साल का शॉक है अनएम्प्लॉयमेंट का चाइनीज इकोनॉमी के लिए जो होगा। और जैसे ही करेंसी पैक हो जाएगी, आप देखोगे कि वैल्यूएशन सारे फ्लिप हो जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज के। और उसके बाद जो मैंने बताया है कि वेस्ट चाहेगा तब भी परचेज नहीं कर पाएगा, और एशिया बेचना चाहेगा तब भी बेच नहीं पाएगा। उसका रेट का ही इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। मुझे लग रहा है कि अमेरिकन को अभी भुट्टा और बीन्स और स्क्वाश ही खाना पड़ेगा जो नेटिव अमेरिकन खाते थे। तो इस वो भी कोई खाने नहीं दे रहे ना। वो भी वो नहीं खा रहे अभी थे। वो जो ये जो स्क्रिप्ट है, उसमें आपको इंसेक्ट और बग्स खाने हैं। आपको जबरदस्ती वो मिक्स कर रहे हैं उसमें, आपको बता भी नहीं रहे कि हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। और जिस तरह से फार्म लैंड्स का कैप्चर किया है कुछ कैपिटलिस्ट ने, और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहा हूं मैं, पर्पसफुली ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही है जहां पे फार्मर्स खुद एग्रीकल्चर छोड़ दें। ठीक। तो कैप्चरिंग हो रहा है आपका फूड सिक्योरिटी और फार्मिंग का, जो बहुत ही डेंजरस आउटकम आपको फिर देखने मिलेगा एक बार करेंसी पैक हो जाने के बाद। बिल्कुल। आई थिंक द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बैकयार्ड के फार्म्स मना है वो लगाना। तो लोग अपने घर में भी भोजन नहीं उगा सकते, ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में है अमेरिका में अभी भी। तो अभी से शुरू हो चुका है ये सब। तो उसमें इलीगल माना जाता है कि घर के कोई फूल खा लो या घर के कुछ भी खा लो। तो ये भी लॉज लग रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और है कि ये जो सेंगोल से राजदंड का बात हुआ कि राजदंड की स्थापना वापस हुई भारत के अंदर। तो जैसे हम लोग बोलते हैं अभी, जैसे ट्रेन की दुर्घटना हुई और लोग बोल रहे हैं इट इज ए सबोटाज, ऐसा बोला जा रहा है। मोदी जी का स्टेटमेंट भी आया है किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी है। तो क्या ये इंसिडेंट्स में अभी संगोल तो स्थापना हो गई है, तो दंड किस प्रकार का होगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो दंड इस प्रकार का बहुत भयंकर होता है। हम्म। तो प्राइम मिनिस्टर की अगर आपने स्पीच देखी होगी नई पार्लियामेंट की, हाँ। तो उन्होंने एंड किया इस बात से कि जो नए लॉज बनेंगे इस भवन में, ठीक है, तो उस लॉ के चलते जो चेंजेस आने हैं वो बहुत बड़े आएंगे। तो हम सब जानते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स पेंडिंग है। कुछ बात चल रही थी बीच में, मैं मीडिया में देख रहा था, आर्टिकल 30A की, जो जो माइनॉरिटी को स्पेशल राइट्स ऑन एजुकेशन और वो सब देते हैं, जहां पे महाभारत रामायण आप पढ़ा नहीं सकते,
नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस नॉर्मल एजुकेशन में। तो ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे चेंजेस चाहिए। सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियरी में रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक, पुलिस में रिफॉर्म्स चाहिए, ये सारे रिफॉर्म्स पेंडिंग है। यूसीसी चाहिए, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अगर अगर केस बनता है कि अगर अमेंडमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि आप कर करके थक जाएंगे, तो हो सकता है आपको स्क्रैच से रीराइट करना पड़े। तो आपको परहेज नहीं होना चाहिए उस बात का, अगर वो भी रिक्वायरमेंट है तो अल्टीमेटली तो मैन मेड डॉक्यूमेंट है, कोई सेक्रोसैंक्ट तो है नहीं कि ऊपर से किताब नीचे गिरी है। ठीक, अमेंडमेंट्स तो होते ही रहते हैं। तो अगर स्क्रैच से लिखना पड़ रहा है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो गलती करी 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर की, ठीक है, कोई भी नेशन जब इंडिपेंडेंट होता है तो उसका सबसे पहला ड्यूटी होता है कि अपनी बॉर्डर्स फाइनलाइज करे। अब क्योंकि आपने ट्रांसफर ऑफ पावर की बेवकूफी करी है, तो आपने सारे मैप्स कट कॉपी पेस्ट कर दिए। वो मैप जो ना चाइना मानता, ना बांग्लादेश मानता है, ना नेपाल मानता है, ना अफगानिस्तान मानता है, ना आप खुद मानते हो। जब आप खुद अपनी बॉर्डर्स क्या है वो मानते नहीं हो, जो ब्रिटिशर्स आपको पकड़ा के चिपका के चले गए हैं, तो ये पूरा जो आदित्य जी, एक पूरा डीकोलोनाइजेशन का पूरा एक वेव बैठेगा जहां पे ना सिर्फ हिस्ट्री रीराइट होगी, इन्वेंशंस, फॉर्मूलाज, इंडेक्स, सब कुछ रीराइट होगा। नोबडी वांट्स एक भी वेस्टर्न कट कॉपी पेस्ट वाला टेम्पलेट हमें नहीं चाहिए। हमें क्यों चाहिए जब हमारा था? ठीक, तो ये सब चीजें री एस्टैब्लिश होगी। और वो जो राजदंड वहां पे स्थापना हुई है, तो उसी उसी की विटनेस में ये सब चेंजेस आएंगे अभी, और आने भी चाहिए। इस पूरे वीडियो में दर्शकों ने सुना भारत 10 साल में सुपर पावर बनने जा रहा है। 10 साल, मैक्सिमम 20 साल, लेकिन 10 साल आपने बोला, 10 साल में। सुपर पावर तो एक एलिमेंट है जो एक पूरा इन्फ्लुएंस बनेगा वर्ल्ड वाइड, कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसे जीना चाहिए। क्योंकि एक्सट्रीम कैपिटलिज्म और एक्सट्रीम कम्युनिज्म का हमने देख लिया है कि इसका क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या हालत हो रखी है सब कंट्रीज की। 25% पाकिस्तानी तो हिंदू बनना चाहते हैं अभी, 25%। और 75% अभी भी सोचते हैं वो अरब अरब के देशों की औलाद है, ऐसा समझते हैं पाकिस्तानी लोग। लेकिन तो भारत के। आदित्य जी, अल्टीमेटली तो ये सब कॉन्टिनेंट में यही है ना, कि आपने क्या बनने के लिए इंसेंटिव दिया। करेक्ट। फॉर्मूला तो यही है। आपने इंसेंटिव क्या बनने के लिए दिया? अगर आपने दलित बनने का इंसेंटिव दिया तो हर कोई दलित बनने को तैयार है। अगर आपने गरीब बनने का इंसेंटिव दिया तो हर कोई गरीब बनने को तैयार है। राइट? तो एक पॉलिसी इंटेंट वहां पे दिल्ली में होना चाहिए कि सबको क्या, कौन से रास्ते पे लेके आना है। सबको ही वो बनने को तैयार है अगर आप इंसेंटिव दे पाए। राइट? इंसेंटिव आप समझा पाए कि ये बनने से आपकी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस आएंगे, आप ये अचीव कर पाएंगे, देश ये अचीव कर पाएगा। तो क्या बाकी ऐसा सारे इंसेंटिव्स हटा दो, क्या और ऐसा जो बनने के लिए इंसेंटिव देना चाहिए उसको डिक्लेयर करो। क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर आप सनातन धर्म में वापस आते हैं तो आप पे 5% टैक्स कम हो जाएगा, ऐसा होगा, हो सकता है, तो फिर सभी लोग हिंदू बन जाएंगे। वही बता रहा हूं मैं। और सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, जो सनातन लाइफस्टाइल के जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स। अगर आप वो बता पा रहे हैं, कन्वे कर पा रहे हैं टिल द लास्ट पर्सन, तो मुश्किल बात नहीं है कोई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, इस बार ऑडियंस से आया है कि ये ट्रांसलेशन लोग पढ़ रहे हैं हमारा नीचे, तो इसलिए समझ में आ रहा है लोगों को। तो एक क्वेश्चन आया है कि ये पहले भी मैं आपको पूछ चुका हूँ, वापस से पूछ रहे हैं, क्या ऐसा होगा कि कभी भारतीय सेनाएं मैक्सिको में आकर मैक्सिकन की रक्षा कर सकेंगी? लाइक विल इंडियन आर्मीज विल कम टू प्रोटेक्ट मैक्सिको फ्रॉम यूएसए? दैट्स अ क्वेश्चन। फ्रॉम यूएस? ये आप मतलब कौन से साल की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन जहां तक यूएस फोर्सेस का सवाल है, तो जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स तो यही रहेगा कि जितने भी नेबर्स हैं वो सारे बहुत मुश्किल में आने वाले हैं, क्योंकि एक ओवर कॉन्सेंट्रेशन है जिसको डाइल्यूट होने में टाइम लगेगा डिफेंस का।
और कोवर्ट और ये सैबोटाज ऑपरेशंस का। और क्योंकि अब वो ग्लोबल पोलिसिंग रोल नहीं होगा, तो वो सब फोकस हो जाएगा नेबर्स के ऊपर, कहीं ना कहीं तो अप्लाई होगा। तो मुश्किल में आने वाले नेबर्स। लेकिन जो ये सवाल है आपका कि क्या इंडिया वहां आके डिफेंड कर सकता है, ये मुश्किल है कहना कि कौन से ईयर में। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो भी नया फॉर्मेट बनेगा, या तो ब्रिक्स प्लस का जो बनेगा, या तो फिर यूएन रिफॉर्म करके बनेगा, उसमें इंडिया का जो पोजीशन होगा वो बहुत ही डिसाइसिव और डोमिनेटिंग वाला होगा। क्योंकि वो जो करेंसी बनने जा रही है, कोई भी देश नहीं चाहेगा, चाइना या रशिया, वो करेंसी का सेटअप हैंडल करे। और वो पुतिन और शी जिनपिंग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नॉट अ सिंगल एप्लीकेंट वांट्स दैट रशिया एंड चाइना हैंडल दैट करेंसी। पार्टिसिपेशन अलग बात है, मैं हैंडलिंग की बात कर रहा हूं। ठीक। तो जो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें इंडिया का बहुत ही डोमिनेंट और डिसाइसिव रोल रहेगा। And also it will also produce security also, because India is the only country जिसने जो कि has very powerful armies but not shown armies for diplomacy, has shown the human side for diplomacy. We are the only country who has attacked a nuclear neighbor, we are the only country openly declared it. openly declared it also. No other country has ever done it. जबकि ज्यादा दूर भी नहीं है लाहौर से न्यू And no country or no forces can beat the Indian forces in the Himalayas. आके चेक कर ले जरा। वो तो ट्रेन करने ही आते हैं इंडिया में, अमेरिकन सील्स और इंडिया। और वही अमेरिकन सील्स हैं जो अफगानिस्तान में पिट के गए थे तालिबान से। सो थैंक यू सो मच अंकित जी, एंड इट्स यूजुअल अभी हमारे थोड़ा फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, बट वी विल कंटिन्यू दिस फ्रीक्वेंसी ट्वाइस इन अ मंथ, एंड विल कंटिन्यू। इफ यू हैव क्वेश्चंस, डू आस्क ओवर देयर, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, and also let people know about Dr. Ankit Shah's words on this channel. Very prophetic, very powerful. Thank you, Ankit ji. Thank you. Namaste.